नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी पर हमारी खास पेशकश स्ट्रेट टॉक। और आज स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, झारखंड से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। जोहार। चुनावी माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की? क्योंकि हर बार कांग्रेस पर सवाल ये उठ रहे हैं पिछले कई चुनाव से कि कांग्रेस चुनाव में जो तैयारी रणनीति लेकर चलती है वो काफी नहीं रहती और इसका फायदा बीजेपी या दूसरे दलों को मिल रहा है। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस का ना केवल देश में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी पतन होता दिखता है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं जी। हमारी चुनाव हमें एक विचारधारा की लड़ाई हमारी होती है और हम उन विचारधाराओं के साथ चलते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह एक तो मैच वो फिक्स करती है, चुनाव आयोग उनके एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो पहला वो मैं समझता हूं कि जो बेईमानी का जो चरण है वो चुनाव आयोग के द्वारा प्रारंभ की जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी एक जिसे पोलराइज करने के लिए वो हमेशा धर्म को एक वो अपना केंद्र बिंदु बना के उस पर चलती है। मुद्दे होने चाहिए लोगों के विकास के, मुद्दे होने चाहिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के, मुद्दे रोजगार होने चाहिए, लेकिन मुद्दे उनके ये रोजगार नहीं होते हैं, वहां के विकास के मुद्दे नहीं होते हैं, उनके मुद्दे होते हैं कि हिंदू मुस्लिम उनके मुद्दे होते हैं। मेरा ये कहना है आज भी कि आज आप भले चुनाव जीत जाते हैं लेकिन देश में जो एक सामाजिक वातावरण को जो विषाक्त कर रहे हैं उसका खामियाजा आने वाली हमारी पीढ़ी करती है। ये जो धर्म का नशा है ना, ये धर्म का नशा उस समय तो आनंद आता है लेकिन बाद में समझ में आता है कि इस नशे का क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। आज भी ये कहना चाहूंगा कि हमारे राहुल गांधी जी हमेशा कभी भी अपने विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बहुत कमिटेड वे में कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए और देश को निर्माण के लिए और गांधी जी के वैल्यूज को लेके आगे चलते हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। रही बात चुनाव की तैयारी की, तो मैं आपको कह दूं आज भी अगर दो मैं कहना चाहूंगा असम और बंगाल एक में दोनों स्टेट के बारे। असम में आपने देखा होगा कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं वो उनके आज भी वो घुसपैठ के हिंदू मुस्लिम ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जिस प्रकार जो फ्लड हमेशा आता रहा है उसके बारे कंट्रोल करने के बारे बातें नहीं आई है। वहां के रोजगार हम क्या दे उनके बारे बातें नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं झारखंड चाहता हूं, टी गार्डन लेबर जो है उनको टी गार्डन लेबर की संज्ञा दी गई, वो कितने सालों से हैं, उनको जो एक ट्राइबल स्टेटस की बात है उनके बारे वो मौन हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिसके बारे हम उन मुद्दों को लेकर बिल्कुल वहां सही बात है सुखदेव जी। देखिए, जनता को क्या चाहिए कि उनके मुद्दे जो है वो उठे और उन मुद्दों का समाधान जो है वो जो भी राजनीतिक दल जीत कर आए वो करें। लेकिन एक बात आप नहीं मानते हैं कि कांग्रेस जिस विचारधारा की बात करती है, इस विचारधारा में हमेशा वो हिंदू सेंटिमेंट्स को ही क्यों टारगेट करती है, जो कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। बिल्कुल ठीक है, देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए लेकिन कम से कम मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनके सेंटिमेंट्स का भी तो ध्यान रखना जरूरी है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, कांग्रेस मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस पार्टी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती है। और आज मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी हिंदू के सेंटीमेंट हो, मुस्लिम के सेंटीमेंट हो, सिख के सेंटीमेंट हो, क्रिश्चियनिटी के सेंटीमेंट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो उनको मिलना चाहिए, जो ड्यू है, उनके साथ चलती है। मेरा ये मानना आज भी मेरा मानना है, लेकिन सेंटीमेंट का मतलब कभी नहीं होता दूसरे धर्मों का अनादर करना, दूसरे धर्मों के प्रति विद्वेष की भावना करना। मैं आज भी मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैं सिंपल सी बात में बता रहा हूं, भगवान श्री राम जो हैं वो पूरे देश के लिए रोम में बसे हुए हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको सारे, लेकिन धर्म जो है वो आस्था की चीज होती है। लेकिन इनको धर्म को और भगवान राम को इन्होंने राजनीतिकरण किया है, वहां तकलीफ उन बातों को होता है। लेकिन अगर सुखदेव जी वो अगर राजनीति कर रहे हैं, वो अगर वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के नाम पे, लेकिन आपके नेताओं को भी तो समझना होगा ना कि अगर देश की एक बड़ी जनता के सेंटिमेंट्स अगर श्री राम के साथ है तो एक बार दर्शन करके आने में क्या दिक्कत है? देखिए आपने देखा अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे एक बड़े लीडर, अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी गए थे, लेकिन उनके कहने पे कोई दर्शन करने नहीं जाएंगे ना। मैं एक चीज बता रहा हूं, दर्शन, मैंने कहा कि दर्शन जो करना है, जब भी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारे माँ का बुलावा आया है, वैष्णो देवी माँ का बुलावा आया है, उनका बुलावा आया है, कहीं भी हम जाते हैं तो ये हमारी एक आस्था होती है कि राहुल गांधी को बुलावा नहीं भेजा है।
मैंने क्या कहा कि भाई ये उसका एक वक्त होता है, अपने तरीके से है। और हम आज भी ये कहना चाहेंगे कि भाई आपने देखा होगा कि ये जब भी हम दर्शन करने जाएं, जब भी दर्शन करने जाएं, आपने देखा होगा वैष्णो देवी हम गए, राहुल जी कितनी शालीनता, कितनी सादगी से, तो हम इसको प्रचार प्रसार नहीं करते। मैंने कहा ये मेरी आस्था की चीज है और वो प्रचार प्रसार प्रदर्शन की चीज नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो अगर वो जिस प्रकार यहाँ जो राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया, वो निर्माण पूरा नहीं हुआ। हम तो यहाँ पर हमारे जितने शंकराचार्य उनका भी अपमान हम कर रहे हैं। ये तो केवल ये, और दूसरी बात मैं बता दूं, आप हमारे मोदी जी का उन वक्तव्यों को देखें, उन्होंने तो हिंदू को धर्म ही नहीं माना है, वो तो जीवन शैली बोल रहे हैं। तो वो तो लगातार आप मेरे पास उनका वीडियो है, सब कुछ है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि यह हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। तो ये मैंने कहा कि वक्त के साथ ये अपने धर्म, तो फिर अच्छी बात है, आपको तारीफ करनी चाहिए कि वो धर्म से उठकर जीवन शैली और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, और इसको मानने में भी गुरेज क्या है सुखदेव जी? अगर हिंदू धर्म को अगर देखें, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म से आता हूं, लेकिन ये कहता हूं कि हिंदू जो है वो किसे पूजता है? वो प्रकृति को पूजता है, वो जल को पूजता है, वो पेड़ को पूजता है, वो भूमि को पूजता है। और जैसे आप भी कह रहे, जो हमारे आदिवासी हैं, वो उनका जुड़ाव कहां होता है? प्रकृति के साथ होता है, वहां से सही कहा। चलिए इस सबसे परे एक बार फिर चुनाव पर लौटते। असम की बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, कांग्रेस को कहां खड़ा देख रहे हैं आप, खासतौर से इन दो राज्यों में? क्योंकि लगातार असम में हम देख रहे हैं कि जो टूट है वो कांग्रेस में जबरदस्त दिख रही है, एक के बाद एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनके 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 मंत्री, उनके कैबिनेट के मंत्री शामिल होने के, विधायक शामिल हो रहे हैं। अब मैं यार देखिए, असम में तो हमारी सरकार बन रही, रही बात बंगाल की, तो बंगाल में मैं कह सकता हूं कि हमारी विचारधारा वहां जीतेगी, क्योंकि हम सेकुलर विचारधारा है। और इनके जो गोडसे के जो इनका जो विचारधारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो वहां पे सरकार नहीं बन रही है। आपको मैं बहुत दावे के साथ कर रहा हूं। एक बात मैं बताऊं कैसे मैच फिक्सिंग होती है। एक दिन पहले चुनाव आयोग में कैसे मैच फिक्सिंग होती है। प्रधानमंत्री जी बंगाल जाते हैं, 18,600 करोड़ रुपए का वो शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। वेरी नेक्स्ट डे चुनाव आयोग डेट की घोषणा करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले कहां कहां उद्घाटन करना है, कहां कहां शिलान्यास करना है। अभी मैं एक चीज और मैं बता रहा हूं कि ये टोटल ये बार बार कैसे उद्घाटन शिलान्यास का मैं थोड़ा कहानी में बताना चाहूंगा। ये अभी एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, एयरपोर्ट में तकरीबन 80 इन्होंने नया एयरपोर्ट हमने उद्घाटन किए। 80 में पता चला अभी हमारा 12 कितने हजार करोड़ के घाटे में चल रहे हैं। जो 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 प्रॉफिट ओरिएंटेड था उसको आपने अडानी जी को दे दिया, और जहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो सरकार हमारे चला रहे हैं, जहां पर कितने हजार करोड़ के घाटा हो रहे हैं। तो हम हमारी सरकारी, हमारे जनता के पैसे, हमारे टैक्स पैसे से हम एयरपोर्ट बना रहे हैं और प्राइवेट पार्टी को हम दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार आज भी, ये सूट बूट की जो सरकार है ना, ये अलग बात है कि हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। मैं मानता हूं थोड़ा टाइम लगेगा। और एक बार होता है, बहुत से प्रवृत्ति होती है लोगों में, भारतीय जनता यहाँ पर जो नागरिक हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, बहुत जागरूक हैं। तो हो सकता है कुछ ही कालखंड उन्हें लगता है कि नहीं इनको भी हम देख ले, ये शायद कुछ करें। कुछ कभी कभी क्या होता है, धर्म का नशा का भी प्रभाव होता है। लेकिन मैं जनादेश का सम्मान करता हूं। और ये, लेकिन मैं कह सकता हूं ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हो रहे हैं कहीं नहीं आ रही है। सुखदेव जी, एक तरफ आप लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी जो है चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करके जीत हासिल कर रही है, दूसरी तरफ आप जनादेश का जो है सम्मान करने की बात कर रहे हैं। दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। दोनों बातों के साथ कैसे जा सकते हैं? क्योंकि अगर चुनाव आयोग के साथ वो साठगांठ करके कर रही तो इसका मतलब जनादेश फिर झूठा हो गया। नहीं, सुनिए मेरा ये कहना ना, हर बार जो चोरी करने जाए सफल थोड़ी हो जाता है। तो चुनाव आयोग के साथ आपकी मैच फिक्सिंग है, आप वोट चोरी कराते हैं। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने लगातार जो इनका बड़ा मोबाइल रहता है, ये वर्ड जो है ना घुसपैठिए, झारखंड में थे, घुसपैठिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी झारखंड में, झारखंड से शिफ्ट किया, बिहार शिफ्ट किया, घुसपैठिए, फिर बिहार से शिफ्ट किया, बंगाल शिफ्ट कर गया, असम शिफ्ट कर गया। हमको एक से बता दिए कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, कितने लोगों पे एफआईआर किया, कितना डिटेंशन सेंटर किया, कोई आंकड़ा ये नहीं देते हैं। और मैं आपको ये दावे के साथ, आंकड़े को साथ बता रहा हूं, मनमोहन जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमने जितने बांग्लादेशियों को वापस किया, भारतीय जनता पार्टी किए क्या? पूरे दोनों का तुलनात्मक देख ले हम। तो मेरा ये कहना है, ये शब्द ना, ये घुसपैठी शब्द भी है ना, या तो इनकी कमी है
भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी की कमी है कि आपके रहते हुए डबल इंजन की सरकार रहती है। असम में भी आपकी सरकार थी, बिहार में भी आपकी सरकार थी, उसके बाद भी घुसपैठी आ जा रहे हैं। तो आप प्रशासन चलाने में, घुसपैठी को रोकने में आप नाकाम थे। अपनी अक्षमता आप साबित करें इस शब्द बोल के। एसआईआर को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि लगातार विपक्ष, कांग्रेस भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं कि एसआईआर को एक हथियार के तौर पर जो है वो बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। और क्या लगता है कि इन 5 राज्यों में इसका असर होगा? क्योंकि एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आने वाली नहीं है, लेकिन एसआईआर को आगे भी कर दिया जाता है। कल को अगर जीत जाएगी तो फिर तमाम ये मुद्दे जो है सामने आने लगेंगे, जैसे पहले वोट चोरी का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा सामने पर आरोप लगाए जाते थे। जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम लोग एसआईआर के विरोध में नहीं है। एसआईआर जिस प्रकार लागू करे उसके माध्यम से अब प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध का, राजनीतिक फायदे जो है उसका है। आपको हमने आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दिया, गन का लाइसेंस दिया, आप जाके पता चला गन का मिसयूज कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं। हमारा विरोध उस चीज का है, आपके इंटेंशन पे है। आज मैं आपको बता कितने लोग सुसाइड कर लिए, 60 से ज्यादा सुसाइड कर लिए। आपको बता दें वहां पर आपका ट्रक का नाम आ जाता है, अब वहां पर ट्रैक्टर का नाम आ जाता है, कुत्ता बिल्ली का नाम आ जाता है एसआईआर में। अभी आप बंगाल में देख ले, वहां जज का नाम है, उसमें नाम कटा हुआ है। तो ये इनकी जो आपके पास या तो ये है मैन पावर की कमी है, या जिस प्रकार आप हड़बड़ी में काम कर रहे हैं, हड़बड़ का काम शैतान का होता है। हमने क्या कहा कि आप प्रॉपर वे में जिनका नाम अगर आप डिलिस्ट कर रहे हैं, तो कितने आज भी पेंडिंग लिस्ट पता है बंगाल में कितना है? 10% से ज्यादा पेंडिंग वहां पर नाम कटे हुए हैं, वहां डिलिस्ट किए हुए हैं, या क्या क्लियरिटी नहीं है, किनके पास जाए वो पता ही नहीं चल रहा। करीब 50-60 लाख लोगों आप नाम काट दिए, तो 50-60 लोग कितने घुसपैठी हैं आप बताओगे ना? ये भी है डुप्लीकेसी, वो भी नहीं बता रहे। मेरा कहना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप बताओ ना कितने लोगों का नाम आपने कटा, कि क्या वो आप नाम भी नहीं बता रहे हैं आप। दूसरी बात है कि यहां पे तो पता चला आज भी वाईफाई, यहां पर कैमरा, मोबाइल ऐसे लेकर नेटवर्क ढूंढते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने की बातें करते हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, मेरा कहना है एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं है। बिलोंगिंग्स के नाम पे जो मार्जिनल लेबर है उनसे आप इतने डॉक्यूमेंट्स मांग देते, बेचारे फिलअप नहीं कर पाएंगे। वो अपना पेट देखे कि अपना वो देखे। इसके माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों का आप नाम भी हटा रहे हो, वेलफेयर मेजर से भी उनको दूर कर दे रहे हो। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से थोड़ी टेंशन की सिचुएशन जो है अलग अलग एरिया में देखी जा रही है। क्या लग रहा है कि ये चुनाव वोटिंग से पहले हालात बिगाड़ने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि देखिए मैं ये कह सकता हूं, ममता के ऊपर आरोप लगा रही है, और जो ममता बनर्जी है वो बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस कहां खड़ी है सब में? हिंसा हम लोग कतई नहीं चाहते, किसी भी स्तर पे हिंसा हम लोग नहीं चाहते। हम लोग बुद्ध के देश के, हम गांधी के देश के हैं। अहिंसा परमो धर्मा में हम विश्वास करते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, अगर पोलराइज करने के चक्कर में आपने सोशल फैब्रिक को, उसको आपने उस ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने को आपने नष्ट कर दिया है, और लोगों में एक जहर घोला है जिसका दुष्परिणाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्वरूप में नजर आता है। तो इसके लिए फुल रूप से मैं कहूंगा, कोई कपड़े से पहचाने जाओगे, 80-20 के बात करोगे, जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा उसका दुष्परिणाम यहां देखने को मिल रहा है। नहीं, इसके लिए जिम्मेदार किसको मान रहे हैं पश्चिम बंगाल में, टीएमसी या बीजेपी? सीधा सीधे मोदी जी और पूरी उसकी टीम जिम्मेवार है। गिरिराज सिंह हो, निशिकांत दुबे हो, मोदी जी स्वयं है, अमित शाह जी हैं। तो जिनके जो राजनीतिक संस्कार या राजनीतिक मर्यादा वो अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो लोगों में इस प्रकार की बातें आ जाती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस सबके पीछे टीएमसी या ममता बनर्जी का कोई हाथ नहीं है, ये तो सब दिल्ली से कराया जा रहा है। इस सब के बीच निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये 10 सालों में जो सामाजिक वैमनस्यता फैली है ना, उसके लिए कोई एक व्यक्ति दोषी है तो मोदी जी दोषी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दोषी हैं। दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में योगी का जो एनकाउंटर मॉडल यूपी में है, वो मॉडल जो है पश्चिम बंगाल में उसकी जरूरत है। मैं आपको बता दूं, ये सेपरेशन ऑफ पावर में विश्वास नहीं करते क्या? ये संविधान में विश्वास नहीं करते? जब संविधान ने अलग अलग लोगों को, जुडिशरी का अलग पावर दिया गया है, लेजिस्लेचर का अलग पावर दिया गया है, एक्सिक्यूटिव का अलग पावर दिया है, तो ये फिर हटा दे, जुडिशरी हटा दे, डायरेक्ट काउंटर इनकाउंटर करे? तो ये सोच लीजिए जो संवैधानिक पद में जो जाने वाले हैं वो संविधान में विश्वास नहीं करते। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? नहीं, लेकिन अगर अपराधी सामने से बंदूक तान कर पुलिस फोर्स के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो ऐसे में क्या करेगी फोर्स?
जवाब तो निश्चित देना रूप से होगा। सुनिए, यही मैं- बात तो मैं- कह रही है सुनिए, यूपी पुलिस भी। मैं यही वो बात तो सुनिए, अपनी रक्षा में मैं फायरिंग करते आपको- हैं, उसमें मारे जाते हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं खुद प्रशासनिक पदाधिकारी रहा हूं, मैं खुद डिप्टी कलेक्टर रहा हूं, मुझे पता है कि लॉ को कैसे ऑर्डर में रखा जाता है। तो मैंने कहा कि लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनको कानून के प्रति सम्मान नहीं है, कानून का जो नहीं करते, वो क्या बताएंगे? मैं क्या करूं? मैं तो खुद ऐसे सिचुएशन मैंने फेस किया है कि लॉ को कैसे ऑर्डर में रखा जाता है। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं, जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन यहां क्या है कि न जुडिशरी गॉन या चाहते हैं कि भाई ये होता है ना, शराब पिए 1 मिनट में नशा हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपने देखा होगा यहां पर कसाब को भी उस जो प्रोसेस होता है, जुडिशरी प्रोसेस, उससे गुजरना पड़ा है। ये भारत की न्याय पद्धति है, उसमें हमको न्याय पद्धति में इनको विश्वास करना पड़ेगा, न्याय के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसे हम बहुत सारे इनकाउंटर होते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में करना है। लेकिन ये बोलना कि हम बुलडोजर चला देंगे, इसका मतलब आपको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। लेकिन सवाल तो यही थे ना, कसाब को भी चिकन बिरयानी जो खिलाई जा रही थी एक टेररिस्ट को, उसको लेकर भी तो सवाल उठते ही रहे थे। और ये तक दावा किया गया कि उसकी फांसी बिरयानी वाली बात सुने, ये चिकन बिरयानी वाली बात जो है ना, ये अलग बात है कि यहाँ बिन बुलाए यहाँ पर पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए हैं भाई। यहाँ पर देश के बड़े बड़े नेतागण, भाजपा के नेतागण, ये भी एक नैरेटिव सेट किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बात लगाई गई है, न परिस्थिति का आकलन किया गया, न चिकन बिरयानी की जो बातें आई है ना, वो मैं समझता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है। मधु किश्वर काफी चर्चाओं में, जिन्होंने मोदी नामा लिखा था, अब वो अलग तरह के खुलासे कर रही है, एक के बाद एक। देखिए, बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। आपका क्या मानना है, ये जो अब वो बाहर आई है, क्योंकि बीजेपी कह रही है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो इच्छाएं लेकर वो पार्टी में गई थी, शायद वो पद, वो चीजें नहीं मिली, इसलिए वो ये सब बोल रही है। मैं एक बात आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी किसी के चारित्रिक पे नहीं जाती है। हम नीतिगत विरोध करते हैं, हम विचारधारा के साथ चलते हैं। वो क्या, ये आप एक राजनीतिक संस्कार होता है, एक सार्वजनिक जीवन में आपके क्या व्यवहार है, आपके क्या चरित्र है, वो उन पे निर्भर करता है। हम इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। हमने कहा कि हम किसी के चारित्रिक पे नहीं जाते हैं, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हम नीतियों का विरोध करते हैं। एक चीज और बताइए सुखदेव जी, लगातार हर बार इस चुनाव में इस बात की भी चर्चा होती है कि एक बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी जानी चाहिए, चुनाव प्रचार से लेकर स्ट्रैटेजी और बाकी सब चीजों को लेकर, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है और राहुल गांधी को जो है प्रिंस के तौर पर आगे कर दिया जाता है और वो लगातार फेल होते आ रहे हैं। आपकी निजी राय क्या है कि प्रियंका गांधी को आगे करने की जरूरत दिख रही है कांग्रेस को, अगर बचाना है भविष्य के लिए? तो आप आगे करने की बात करें, हम तो कहते प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी, उनको प्रधानमंत्री आप बना दो। सबसे मोदी जी तो संभल नहीं रहा, 56 इंच का सीना। यहाँ पर आपको जो हमारा अमेरिका जो आप कहते हैं, उनके कठपुतली अब बने हुए हैं। आप सोच लीजिए ना, पाकिस्तान को अब मिडिल स्टेज मिल जाता है, सेंटर स्टेज में पाकिस्तान रहता है। ईरान इराक वॉर, क्या इजराइल और इस वॉर में आप कहाँ हैं? विश्व गुरु कहाँ है? 56 इंच का सीना कहाँ है? मैं तो आज का तो हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों देश चलाने के लिए सक्षम है, प्रधानमंत्री के रूप में दोनों सक्षम है। देश तो संभाल लेंगे, लेकिन पार्टी अभी नहीं संभाल पा रही है ना सुखदेव जी, दिक्कत ये आ रही है। देश कब संभालेंगे? पहले पार्टी तो संभाले। पार्टी लगातार टूट रही है, हर राज्यों में देखिए आपस में जिस तरह के टकराव है वो खुल कर आते हैं, और चुनाव के दौरान तो और ज्यादा हो जाते हैं। तो कम से कम अगर जहां गलतियां हो रही है उसमें सीखने में क्या बुराई है, क्या हर्ज है? हमारी पार्टी बहादुरों की पार्टी है, जिसने अंग्रेज को भगा, कायरों की पार्टी नहीं है, और जो लालची लोगों की पार्टी हमारी नहीं है। हमने कहा कि हमारे राहुल जी ने आज आपको 240 में रोका। ये राहुल जी का डर है, कह लिया, राहुल जी का कमिटमेंट है, राहुल जी की प्रतिबद्धता है, राहुल जी का संघर्ष है, जो संविधान बचाने के लिए चले हैं। अभी देखिए ना, 2029 में आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या है। और मोदी जी क्या बोले, वो तो फेस नहीं कर पाते हैं, वो तो सदन नहीं फेस कर पा रहे, ये स्थिति है। वो और तो और वाजपेयी जी को जो मिडिल ईस्ट की नीति थी, उसके भी विरोध हो जा रहे हैं। तो ये मैंने कहा ना, ये हो गए इनको ना, एक है ना, मोदी जी की स्थिति ये हो गई, जो इजराइल गए ना, आपको मैं बता दूं, फादरलैंड क्या बोले छोड़ दिया, उनका तो कोई रिलेवेंसी नहीं रहती है। लेकिन वो चौबे जी गए, जो 26 बने दूबे बन के लौटे, ये उनकी स्थिति हो गई है, मोदी जी की स्थिति। नहीं, लेकिन 240 की जो बात कर रहे, ठीक है, 240 पर रोक दिया कांग्रेस ने, लेकिन अपनी सीटें तो नहीं बढ़ा पाई ना। बात मैं उसकी कर रहा हूं कि जो अंदरूनी जो फूट है कांग्रेस में, वो एक बार फिर से दिखी। एक बार फिर असम पे बात कर लेंगे कि असम में आपको जिम्मेदारी मिली है, जिस तरह से बड़े बड़े नेता आपके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।
यहां पर कहीं बैठना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि अगर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी की विचारधारा, जो विचारधारा लेकर चल रही है, वो देश के हित में नहीं है, देश को सही तरीके से वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो ऐसे में कांग्रेस को खुद को पहले मजबूत करना होगा, संगठन के तौर पर मजबूत करना होगा। एक चीज समझना पड़ेगा, कांग्रेस दिल्ली से जो फैसले हो रहे हैं वो सही तरीके से ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। कांग्रेस गांधी जी के विचारधारा, संविधान के विचारधारा से चलती है। अब जो गोडसे के गोद में जाए उनके विचारधारा से उनके बारे में क्या कहना। नहीं, बात ये कोई विचारधारा कर देखिए, गोडसे को आज डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है सुखदेव जी। इस बात को आप भी बिल्कुल अंदर से मानते होंगे कि कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की जरूरत है, और इस सच को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि जिनकी विचारधारा मैं इसलिए कर रहा हूं, या दो विचारधारा चल रही है। आपने दक्षिणपंथी जो मैं बात कर रहा हूं, ये आज भी भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के संवाहक है, वो गोडसे की विचारधारा के संवाहक है, जो गांधी जी की हत्या ना की। आज चाहे मनरेगा की बात उठा लेना, उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके नाम की हत्या करते हैं। वो एक विचारधारा है, एक हमारी विचारधारा है। मेरा ये मानना है, यही देश अगर विविधताओं का देश है, और ये बीच के कालखंड में अगर वो भारतीय जनता पार्टी आ गई, हमने लंबे समय तक भारत को बनाया है, तो हम इससे विचलित नहीं है। हम अपने संघर्ष को और तेज करेंगे, हम विचार करेंगे। और आज अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बातें आती है, भी भारतीय जनता पार्टी, उनके आईटी सेल, उनके लोगों के द्वारा ये जानबूझ के रखा जाता है कि कैसे ये दो शक्ति, हमारे दो बायां हाथ दाहिना हाथ है, उनको आपस में बांटा जाए। उनकी स्ट्रेटेजी है, ये हम लोग बेहतर समझते हैं इन बातों को। बीजेपी पर आप कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कांग्रेस गोडसे से ऊपर नहीं उठ पाती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्रियंका और राहुल को अलग करने की कोशिश में बीजेपी जो है वो षड्यंत्र रचने पे लगी हुई है। मैं बार बार ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस क्यों नहीं बैठकर अपना चिंतन मंथन करे। खैर, अभी के मौजूदा हालात पर भी बात करते हैं। तेल संकट की बात हो रही है, गैस सप्लाई की दिक्कतों की बात हो रही है, खाद्य प्रॉब्लम की भी जो है संकट आ सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं हो रही है। क्या लग रहा है, कहां पर सरकार जो है वो चूक रही है, या फिर चूंकि ये संकट ही ऐसा अचानक से आया है और सरकार अपने लेवल पर जो लगातार बात कह रही है कि किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है देश में माहौल खराब करने के लिए, ताकि अफरा तफरी मच जाए। मैं आपको बता दूं, माहौल अगर किसी कोई खराब करने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं। वो सदन में एक वक्तव्य देते हैं कोविड वाले। पैनिक की सिचुएशन आप क्रिएट करा रहे हैं ना। दूसरी बात, एक चीज समझना होगा, मैं थोड़ा समय आपका लूंगा। आपने कहा आप इजराइल जाते हैं, वेरी नेक्स्ट डे लड़ाई हो जाती है। पहले बताएं आपकी कौन सी ये नीति है कि अगला दिन लड़ाई होगी? आपके सोर्सेस कहां है? आपको ये भी सूचना नहीं। अब मैं आ रहा हूं, जिस ये बोलते हैं कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, मैं वहां पे आ रहा हूं। आपको मैं बता दूं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेके, जहां से वहां से ईरान से लेके, जहां से आप इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है 90 करोड़ लीटर पर डे हमारा खपत है। 90 करोड़ लीटर, और हमारा 4,000 करोड़ रुपए हम पर डे वहां पर पे कर रहे हैं। आ रहे हैं उस पे। अब गैस पे आ रहे हैं। गैस पे हमारा पर डे का खपत है 80 लाख मीट्रिक टन पर डे है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या? अब ये आइए, स्टोरेज कैपेसिटी मैंगलोर में है और विशाखापट्टनम गैस का 2 दिन का 160 लाख 2 दिन का स्टोरेज कैपेसिटी है। अब जो क्रूड ऑयल और ये आ रहे हैं, उसके कैपेसिटी 7 डेज का है। आपको 7 डेज है ही है। जापान में हमारा 4 महीने का है, आपका 7 दिन और 2 दिन का है। लेकिन बीजेपी और सरकार ये कह रही है कि उनके पास 60 से 70 दिन का स्टोरेज है, लेकिन माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है कि सिर्फ 5 दिन का। जिस 5 दिन के स्टोरेज की बात की जा रही है वो युद्ध जैसे संकट की स्थिति के दौरान के, लेकिन अभी ऑलरेडी जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 60 से 70 दिन का है। मैं आपको बता दूं, यही तो मैं करूं, डायरेक्ट, जिसको कहता है डायरेक्ट झूठ बोलना है। आपको मैं बता दूं, एक गिलास आप ले लें, आप समुद्र में भी जाएंगे तो 1 गिलास पानी निकालेंगे, आप तालाब में जाएंगे तो 1 गिलास पानी निकालेंगे, आप कुआं में जाएंगे 1 गिलास पानी निकालेंगे। जब स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं है, और जिसको मैं थोड़ा और भी आ रहा हूं, है ही नहीं है, तो कहां से आप 60 दिनों को रखेंगे? दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, यहां पे मोदी जी कहते थे कि हम इंपोर्ट घटाएंगे, हम यहां पे 10% इंपोर्ट घटाएंगे। इंपोर्ट तो नहीं घटा, यहां पर 15% और बढ़ गया। आपकी वहां पर क्या होगा? यहां आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, यहां आयात निर्भर भारत आपने बना दिया है। और जब सदन में सुन लीजिए, हमारे वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। जब वहां पर 2003 में वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ, वाजपेयी जी ने सदन में बहस कराया था, सुषमा स्वराज ने बहस कराया था। ये जीवंता है, ये संसदीय परंपरा है।
नेहरू जी ने 1962 में चाइना का वार था, उन्होंने बहस कराया था। राजीव गांधी हमारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स था लंका वाला, उसमें बहस कराया था। मोदी जी तो रणछोड़ दास मोदी, ये पलायन करके भाग गए, वन की बात की तरफ वन गए, बहस तक नहीं कराए। ऊर्जा संकट पे कोई बहस नहीं, विदेश नीति पे कोई बहस नहीं, आए 35 मिनट का लेक्चर दे दिए, चले गए यहां से। ये क्या है? ये सदन है, ये देश के सर्वोच्च पंचायत में वो बात नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये कौन सी लाचारी है? चलिए सुखदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय का अभाव है। तो स्ट्रेट टॉक में आज हमारे साथ थे झारखंड से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत। जोहार, धन्यवाद, जोहार। जोहार।